इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा चल रही है और इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वहां पर अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी भूमिका वहां पर रख रहे हैं। इससे पहले एलजेपी, जेडीयू, इनकी भूमिका क्या होगी उसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन आज एनडीए के घटक दल उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल भी उनके साथ में खड़े होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर किरण रिजिजू ने दोपहर 12:10 पर बिल को पेश किया। बिल पर चर्चा करने के दौरान बीजेपी की ओर से 10 और अन्य सभी दलों और की ओर से 39 सांसदों का बोलना इसमें तय किया गया। इसमें केंद्र सरकार में शामिल बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी के सांसदों की ओर से सदन में बिल को पूरा समर्थन दिया गया, जबकि विपक्षी दलों ने इस वक्फ कानून की नीयत और नियति को लेकर कई सवाल इसमें उठाए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि अभी वक्त पर कानून बन रहा है, फिर क्या मंदिरों पर भी कानून बनाया जाएगा, क्या उनकी बारी आएगी? अरविंद सावंत आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी 370 हटाने की बात वहां की गई थी, वहां उद्योगपति जाएंगे, जमीनें ले रहे हैं, ये सब कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उधर कांग्रेस का आरोप है कि वक्फ के पुराने कानून पर भ्रम फैलाकर सरकार यह नया कानून बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की सहयोगी जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह ने सदन में साफ कह दिया कि देश में जाति गणना और बराबर की हिस्सेदारी की बात करने वाला विपक्ष वक्फ बोर्ड में पसमानदा की हिस्सेदारी पर क्या खामोश रहेगा? तमाम बातें इसमें हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर भी बात कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया हुआ है कि भ्रष्टाचार, धोखा और आर्थिक सामंतवाद के खिलाफ दरअसल ये कानून है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जैसे जैसे संसद में भी चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे हमारे यहां पर भी चर्चा बढ़ती रहेगी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभय दुबे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शाइना एनसी शिवसेना की तरफ से, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे शहजाद पूनावाला। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया, किरण रिजिजू ने भी साफ कह दिया कि ये कोई धार्मिक मामला है नहीं, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ का काम जिस तरीके से चलता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नाम ही दिया गया है कि यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, लेकिन उसके बावजूद अनुराग ठाकुर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और उन्होंने मामला निकाला कि जमीन जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं धर्म का नाम तो वहां पर आ ही गया है। शहजाद पूनावाला। साहिल जी, आज केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बल्कि आगा खानी समाज के एक नुमाइंदे की हैसियत से मैं बात करना चाहता हूं। आगा खानी समाज की कई प्रॉपर्टी आप तो जानते हैं भली भांति, पुणे में, पंचगनी में, मुंबई में अतिक्रमण करने का काम वक्फ ने किया है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला विषय है ही नहीं। हाँ, ये लैंड ग्रैबिंग अर्थात लैंड जिहाद का विषय है कि जो पसमानदा समाज है, बोरा समाज है, आगाखानी समाज है, गरीब वंचित समाज है, उनकी जमीनें किस प्रकार से एक अतिक्रमणकारी मानसिकता रखने वाला वक्फ जो है वो कब्जा लेता है। और आज जो उम्मीद बिल के नाम से बिल लाया गया है, आज देखिए हम लोग चौथे और पांचवें दिन पे हम लोग कुष्मांडा माँ और स्कंद माता माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माता के एक हाथ में कमल होता है, मतलब संपन्नता का प्रतीक, मतलब गरीब मुसलमानों को संपन्नता भी देगा ये कानून, और दूसरे हाथ में शस्त्र होता है, मतलब कि संविधान की सुरक्षा भी करेगा ये कानून। तो संविधान की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संपन्नता का कानून लाने वाला ये जो विधेयक है, इसके खिलाफ कौन विचार कर रहा है? वही एस से शिवसेना। देखिए, असली शिवसेना ने तो समर्थन किया। अभी मैं श्रीकांत शिंदे जी की बात सुन रहा था, पर जो बाला साहेब ठाकरे जी के विरासत को क्लेम करने के दावे करते हैं, जहां बाला साहेब ठाकरे जी तो आजीवन वक्फ का विरोध करते थे और कैसा हमारे साथ में ऐसा सियासी धर्मांतरण बिल्कुल हुआ है। उनसे हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जल्दी से मुझे शहजाद आपसे एक जानकारी चाहिए। क्या आप इस वक्त ये वादा कर सकते हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ 163 करोड़ रेवेन्यू अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जरिए हुआ है, जबकि वक्फ पूरे देश में 3 नंबर का सबसे ज्यादा जिनके पास संपत्ति है वो बोर्ड यहां पर नजर आता है। क्या आप ये वादा करते हैं कि इसके बाद, इस कानून को पास होने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद में वक्फ की तरफ से जो रेवेन्यू है उसका जनरेशन ज्यादा होगा? क्या ये वादा करके जा रहे हैं? क्योंकि इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं।
ऐसा है, किरण रिजिजू जी कोई अपने मन का आंकड़ा नहीं बता रहे थे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बताया था कि उस समय पर जब केवल 4-4.5 लाख प्रॉपर्टीज थी, 9 लाख एकड़ की जमीन थी, तो 163 करोड़ ही इनकम आ रही थी और मिनिमम 10% आना चाहिए था। 12,000 करोड़ की इनकम जिसकी वैल्यू 1,20,000 करोड़ थी, उसका 10% कम से कम आना चाहिए था। वो नहीं आ रहा था क्योंकि अमीर मुसलमान कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर, वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर उसको खा रहे थे। अब स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, अभी बढ़ेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी आप वादा कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि क्या 10 सेकंड और, केवल बिल्कुल साहिल जी, मैं वादा कर रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो प्रॉपर बेनिफिट्स है वो आएगा, पर 10 सेकंड। 370 को हटाने की बात बाला साहब करते थे, अब 370 को बचाने वालों के साथ आज उद्धव सेना, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ आज उद्धव सेना, सीए का विरोध करने वाले लोगों के साथ आज उद्धव सेना। आज उद्धव सेना उन लोगों के साथ बैठी है जो वक्फ के अंदर संशोधन ना लाया जाए और जो चाहती है कि वक्फ जो है 1500 साल पुरानी मंदिर को क्लेम कर ले, मुद्दे भी आप ही ने बोल दिए, को क्लेम कर ले। आनंद दुबे से मुझे उसके बारे में पूछना ही पड़ेगा, जमीन क्लेम कर ले। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या वक्फ बाय यूजर रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। सरकार, इस बिल ने साफ कर दिया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस यहां पर विरोध कर रही है। आरोप यह कांग्रेस पर लग रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है और मुस्लिम समाज में खास करके भ्रम पैदा कर रही है। अभय दुबे। साहिल जोशी जी के मूर्धन्य पत्रकार का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर झूठ बोलती है और सदन को गुमराह करती है। क्या महिलाओं को अधिकार संपन्न इन्होंने किया है? तो जवाब है कि महिलाओं के अधिकार इस नए कानून में कम करने जा रही है मोदी सरकार। जो 1995 का एक्ट था, वो 1995 एक्ट मैंडेट्स दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द वर्क बोर्ड एंड 2 मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल वर्क काउंसिल मस्ट बी वुमन। मतलब कम से कम 2 होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती, तो इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 पर। ये बचा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। इसमें प्रोविजन था 2013 का जो हमने अमेंडमेंट किया था, उसमें सेक्शन 52A विच पेनलाइज द इलीगल एलिनिएशन एंड पोजेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट for up to 2 years and also makes the offense cognizable and non-bailable। ना तो इसमें जमानत हो सकती थी, ये संज्ञान लोग था, और कठोर कारावास, उसमें से कठोर शब्द इन्होंने रिगरस हटा दिया, इसके कारण वो बेलेबल बन गया। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 10 साल से क्या कर रहे हैं। इसमें प्रोविजन है, इसका सेक्शन 96 ये कहता है कि इन एक्सरसाइज इट पावर्स ऑफ द फंक्शन अंडर सब सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर एनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि हर पीरियोडिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को मंगाने का अधिकार है। अगर कुछ इलीगलिटी हो रही तो उसका संज्ञान उसको लेना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हायर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन 83(9) में ऑलरेडी प्रोविजन है 1995 में कि प्रोवाइडेड दैट अ हाई कोर्ट मे ऑन इट्स ओन मोशन और द एप्लीकेशन ऑफ द बोर्ड और एनी पर्सन एग्रीव्ड कॉल फॉर देन एग्जाम। मतलब को हाई कोर्ट भी उसका संज्ञान ले सकता है, कोई प्राइवेट पार्टी जाए या बोर्ड खुद जाए। तो ये भ्रम फैला रहे हैं। और जो वक्फ बाय यूजर का सबसे बड़ा छुरा अकलियत की पीठ पर घोपा है अगर, तो वो जेडीयू ने और एलजेपी ने बिहार में धोखा दिया, उन लोगों को गले लगाकर धोखा दिया है। उसका कारण यह है कि वक्फ बाय यूजर को डाइल्यूट करने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं विवाद से जिन प्रॉपर्टियों पर विवाद है, जिन पर सरकार क्लेम करती है, इसीलिए इन्होंने जो सर्वेयर है, सर्वेयर कमिश्नर, उसको हटाकर कलेक्टर अपॉइंट किया है। अरे अगर हमारे ग्रीवेंसेस सरकार से हैं तो क्या कौन फैसला करेगा? वही सरकार का प्रतिनिधि फैसला करेगा। वो कैसे कर सकता है? ये तो नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। लेकिन अभय दुबे जी, ऐसे सारे ये कानून अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है कि जो पहले कानून था उसके बावजूद भी अभय दुबे जी, संसद की बहस में यह मामला उठकर साफ शब्दों में सामने आया है कि यह कानून इसलिए लाने की आफत आ पड़ी है क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से इंक्रोचमेंट्स हुए थे लैंड पर, वो भी हटा नहीं पाई। आपकी भी सरकार थी 2006 में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ शब्दों में इसके बारे में कहा गया था। क्यों नहीं उसको लागू किया गया? अगर आप उसको लागू करते, ठीक तरीके से होते, तो शायद ये अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ता। आज इनको कह रहे हैं कि भाई हम एम्पावर कर रहे हैं, जिनके फायदे के लिए वक्फ की लैंड है उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए साहिल जी, अरे सुनिए ना, अगर इंक्रोचमेंट था तो इंक्रोचमेंट की तो प्रोविजन है जिसको डाइल्यूट कर दिया। इन्होंने कहा रिगरस इंप्रिजनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो रिगरस शब्द हटा दिया, तो फिर अतिक्रमणकारियों को सहयोग किया ना इन्होंने।
मैं तो एक प्रोविजन पूरी डिबेट में, ये दोनों प्रवक्ता शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के, एक प्रोविजन बताइए सिर्फ इन्होंने 2013 और 1995 के जो अमेंडमेंट्स थे एक्ट के उनको हटाया, और आगे जाकर पता लगेगा कुछ मोटे धन्ना सेठों की जमीन बचाने के लिए कानून लाए हैं। आज वो बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन भविष्य के भारत में वो बहस का हिस्सा होगा। लिखकर रख लीजिए जो डाइल्यूट कानून इन्होंने। आनंद दुबे जी के पास जाने के पहले राजीव रंजन जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, ललन सिंह भी कह चुके हैं कि सेक्युलरिज्म कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन छुरा भोंकने का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। बिहार के चुनाव वहां पर आ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? आपने पसमंदा मुसलमानों की बात की है आज के डिबेट में, ललन सिंह भी वहां पर बात कर रहे थे, ये छुरा भोंकने की बात कहां से आ रही है? देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश पर 6 दशकों तक हुकूमत किया है और उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इनके परत दर परत कुशासन को उजागर करने का काम किया था। देखिए, दरअसल बदलाव की जरूरत तो थी। खुद इनके गठबंधन के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने 2010 में 1995 के अमेंडमेंट बिल पर जब चर्चा के दौरान कहा कि ये लूटपाट का फोरम बन गया है, लोग लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने डाक बंगला के जमीनों का हवाला दिया कि वहां संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए वक्त के जो लोग हैं वो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बदला जाना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए। वो कड़ा कानून हम लोगों ने बनाया, तो अब इनके गले से नीचे उतर नहीं रहा है। ये तो पारदर्शिता है, निष्पक्षता की गारंटी है। अगर नीतीश कुमार जी ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है तो सेक्युलरिज्म की अगर कोई बात करे तो नीतीश कुमार जी से उनके फैसलों और उनकी उपलब्धियों से देखा जाना चाहिए कि हम बातें नहीं करते हैं। ये भागलपुर दंगा इनके दौर में सवाल ये भी उठ रहा है पार्टी के कि और हजारों इंसानी जाने गई थी। 12 साल से आप देखिए, मुस्लिम धर्म का पालन मैं केवल कर रहे हैं। 15 से ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? ये पूछा जा रहा है कि बाकी धर्मों में ये नहीं होता है, और इसीलिए आपके सपोर्ट की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि आप कम से कम सपोर्ट नहीं करेंगे इस बिल को। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये कौन लोग हैं ये पहले जानने के लिए बिहार में जो इनके कारनामे हैं, देश में जो कुशासन का जो लंबा दौर है, मेरठ, मलिहाबाद, भिवंडी से लेकर के दंगों की एक लंबी फहरिस्त और भागलपुर का दंगा बिहार ने झेला है। और उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, 15 वर्षों तक इनकी हुकूमत रही, मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। जिन्होंने वहां वो दंगे फैलाए, उस दंगाई को राजद की सरकार में सम्मानित किया जा रहा था। लालू जी के जाने के बाद जब नीतीश जी की सरकार बनी, हम लोगों ने कमीशन बनाया 1984। मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी केस में इंतजार कर रहे हैं। दंगों से प्रभावित जो परिवार थे, क्या बताइए? नहीं, मैंने वही सवाल आपके पूछा था सवाल कि इस का तो बिल के जवाब मैंने तहत दे मुसलमानों दिया। को प्रूव करना पड़ेगा कि 12 साल से मैं जी देखिए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का सीधा अर्थ है कि कल तक ये हिंदू भी दे सकता था और वक्त की प्रॉपर्टी आप किसी भी जमीन को लेकर के आप ये सोच सकते थे कि ये जमीन वक्त की हो जाएगी। लेकिन अब कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो इस्लाम के जो नियमों का पालन करता है, पांच वर्षों का जो प्रावधान है, निसंदेह इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? अगर ये हिंदू या मुसलमान के बजाय ये मुसलमानों को ही अधिकार है वक्त करने का। आपने शहजाद पूनावाला को सुना, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। खुद देवेंद्र फडणवीस ट्वीट कर चुके हैं आज की स्थिति में, और उन्होंने कहा है कि भाई बाला साहब के विचारों के खिलाफ आप जा रहे हैं, अगर इस बिल के खिलाफ आप जाने वाले हैं। भूमिका तो आपने ले ली है पार्लियामेंट के अंदर। आनंद दुबे। साहिल भाई नमस्ते। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की विवेक बुद्धि पर तरस आता है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बोर्ड है और एक तरफ हिंदुत्व है। ये हमको ललकार रहे हैं कि आज देखना है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी वाली शिवसेना क्या रुख अपनाती है, और दूसरी तरफ इनके नेता कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हितकारी बिल है। हिंदुत्व की बात करते करते कब मुसलमानों के रहनुमा बन गए पता भी नहीं चला। अरे जब आप कोई कानून लाते हो तो जिसके लिए कानून लाते हो उसको तो विश्वास में लेना चाहिए। आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में चर्चा हुई, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, वो सुझाव कब उजागर करोगे पता नहीं। आपने कृषि कानून के लिए 3 कानून बनाए थे, आपने कहा किसानों के हित के लिए है। जब सभी किसान
सड़क पर आ गए, आंदोलन करे, आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। जिन मुसलमानों के आप रहनुमा बन रहे हो, जिनके भविष्य के लिए सुनहरा कानून लेके आ रहे हो, अगर वही रास्ते पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हमारे धर्म गुरुओं को विश्वास में नहीं लिया गया, तो आप सवाल उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना से पूछ रहे हो। वाह भाई वाह। आप बताइए, दुनिया में जितने भी संस्था, लेकिन यहाँ पर ये पटाखे जलाने की तस्वीरें देख रहे हैं आनंद दुबे जी, देखिए स्क्रीन पर चल रही है, कई जगह पे पटाखे वटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, ये शहजाद, ये शहजाद जो पूनावाला बैठे हैं, ये उनके कुछ समर्थकों के पटाखे होंगे। इस देश में 25 करोड़ या 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनके पटाखे कहां हैं? उनके ऊपर तो मायूसी है। अगर उनके कानून में आपको कोई बदलाव लाना था, आप संशोधन करना चाहते थे, आप उनको विश्वास में लेते। बहुत जगह हम भी सुनते हैं कि वक्फ वाले कहते हैं भैया ये महाकुंभ की जमीन हमारी है, ये संसद भवन हमारा है। ठीक है, आप उस पर बताओ, आप उस पर चर्चा करो कि नहीं भाई ये जमीन तुम्हारी नहीं है, लेकिन पूरा कानून ही बदल देना, उनके हाथ पैर काट देना, समाज के लिए अच्छा काम करना। लेकिन आप देखिए लिटिगेशन और मिसमैनेजमेंट, अभी उनको चुप कीजिए, आपने मुझे पूछा, इनका हिंदुत्व सिखाता है। आपने मुझे आनंद जी एक मिनट जरा शाहना इनसे बात करिए, जल्दी से जवाब सुन लेते हैं। शाहना जी बोलिए जल्दी जी, बोलिए। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? समाज के लिए अच्छा काम करना। और आप देखिए कितने सारे लिटिगेशंस, कितना मिसमैनेजमेंट। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में इतना इनएफिशिएंसी, इतने सारे केसेस जहां आपने देखा है कि पेपर वर्क नहीं, इतने केसेस जहां इंक्रोचमेंट है, इतने केसेस जहां डिस्प्यूट है, मिसमैनेजमेंट है। अपाहिज जो बच्चों के लिए रखा गया, वहां बिल्डर को बेच दिया। किसने बेचा, कैसे बेचे, कैसे प्रॉपर्टीज गए हैं आए हैं? 9 लाख एकड़ के ऊपर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, तो वो समाज के लिए। और आप लगातार देखिए, प्लीज अब मैं बात कर रही हूँ, एक संशोधन पूछिए। वो तो सवाल ये पूछ रहे कि 10 साल से आपकी सरकार सुनने की हिम्मत नहीं है। जो इनएफिशिएंसी, मिसमैनेजमेंट, जो पेपर वर्क, बहुत सारे केसेस में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन करना है, तो संशोधन से क्या मिलता है आपको? ट्रांसपेरेंसी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है। लोग जो बोल रहे थे यहाँ की महिलाओं के लिए, अरे महिला का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, महिलाओं कैसे आएगी जरा बता दीजिएगा शाहना जी। वक्फ जो संशोधन के निमित्त जो आपके प्रशासन, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन से 2 लोग जो पूरा स्ट्रीमलाइन करके देखे कि कहां जायज है, कहां नहीं, कहां रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, कहां नहीं, कहां हाई कोर्ट में मेंशन है, कहां हाई कोर्ट से क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। ये सभी चीज भ्रष्टाचार मुक्त वक्फ में ये संशोधन लाएगा।